हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं शशि स्वागत करता हूं पुनः आज के इस करंट एपिसोड वाले लेक्चर में। जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही में भारत के जो उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया है, जिसके लिए अलग अलग कारणों से बताया जा रहा है कि इन्होंने अपना त्यागपत्र दिया है। तो उन सारी मुद्दों पे अभी हम डिस्कस न करके उपराष्ट्रपति का जो चैप्टर है भारतीय संविधान के अंतर्गत जो दिया गया है, इस पे हम बातचीत करेंगे, जो सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्योंकि करंट बेस्ड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ज़्यादातर चर्चा में रहते हैं, वही सारे क्वेश्चंस आपके एस्थेटिक्स और दोनों को ऐड करके पूछ लिया जाता है। तो आज के इस क्लास में उपराष्ट्रपति से संबंधित जितनी सारे प्रावधान होंगे वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे एक क्लास लेक्चर की भांति। इससे संबंधित जो नोट्स होगा, क्लास नोट्स, हम टेलीग्राम अपने चैनल लक्ष्य सिविल सर्विसेज पे डलवा देंगे अगर आप बोलेंगे तो। अदरवाइज जो भी अंडरस्टैंडिंग की चीज़ें होंगी हम आज के इस लेक्चर में आपको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो क्या क्या डिस्कस करेंगे हम, तो पहले तो देखेंगे कि उपराष्ट्रपति का पद क्या होता है, ठीक है। उसके बाद से इसके लिए क्या योग्यता है, उपराष्ट्रपति बनने की क्या योग्यता है, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे कि चुनाव कैसे होगा। अब इन्होंने त्यागपत्र दिया है तो त्यागपत्र देने के बाद सब नया इलेक्शन कैसे होगा, चुनाव कौन कराएगा, कैसे होगा, कौन से लोग इसमें वोटर होंगे, वोट डालेंगे, किस पद्धति से इनका चुनाव होगा, ये सारा चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे चुनाव के बाद से फिर शपथ कौन इनको दिलाता है, शपथ। उसके बाद से इनका वेतन कितना होता है, वेतन कितना होता है, ये भी बातचीत कर लेंगे। उसके बाद से फिर इनका पदावधि कार्यकाल, अभी तो इन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, लेकिन अब जो नया उपराष्ट्रपति बनेगा उसका कार्यकाल कितना होगा, बाकी जो टर्म बचा है उसके लिए होगा या फिर कंप्लीट 5 साल का कार्यकाल होगा, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या स्थिति है। उसके बाद से अगर हम देखते हैं कि अगर ये त्यागपत्र न देते तो फिर इनकी जो हटाने की प्रक्रिया है, संसद के द्वारा उपराष्ट्रपति की जो हटाने की प्रक्रिया है, इसको भी थोड़ा सा हम बातचीत कर लेंगे। और उसके बाद से लास्ट में बात करेंगे हम इनकी कार्य एवं शक्तियाँ कि उपराष्ट्रपति के क्या मुख्य कार्य हैं। स्पेशली 2 ही मेन कार्य है उपराष्ट्रपति का, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। अभी इनके त्यागपत्र देने के बाद वो काम अभी कौन कर रहा है, इस पर भी हम सारी चीज़ों पे पॉइंट वाइज बातचीत करेंगे। लेक्चर कैसा लगा पूरा अगर कंप्लीट आप देखते हैं तो फिर इससे काफ़ी आपके बेनिफिट होगी। पॉलिटी का एक टॉपिक भी आपका वाइस प्रेसिडेंट कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए, और अच्छा लगेगा तो कमेंट करिएगा। इस तरह से करंट बेस्ड जो भी लेक्चर होगा उसको फिर रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो आइए बातचीत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। देखो, तो संविधान के भाग 5 के अंतर्गत, संविधान का भाग 5 देखेंगे तो संविधान के भाग 5 में बहुत सारी बातें दी गई हैं, जिससे संविधान के भाग में पूरे कार्यपालिका, केंद्र की जो कार्यपालिका है उसके बारे में पूरा भाग 5 में दिया हुआ है, केंद्र की कार्यपालिका के बारे में। अब आपको पता है कि केंद्र की कार्यपालिका के अंतर्गत कभी बार एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे, केंद्र की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है। तो केंद्र की कार्यपालिका का जो हेड होता है वो तो एक तो राष्ट्रपति है इसमें, तो केंद्र की कार्यपालिका का हेड होता है राष्ट्रपति। उसके बाद से सेकंड मोस्ट हाईएस्ट पद है, दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है जिसका नाम है उपराष्ट्रपति। तो उसके बाद से उपराष्ट्रपति है, फिर प्राइम मिनिस्टर है, फिर मंत्रिपरिषद है, ये भी कार्यपालिका के ही भाग है, मंत्रिपरिषद। उसके बाद से अगर जाएंगे तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, महान्यायवादी, ये भी आपका कार्यपालिका का ही भाग होता है। तो ये जितने सारे भाग हैं ये केंद्र की कार्यपालिका है, ये सब भाग 5 में ही है, भाग 5 के अंतर्गत ही है। क्योंकि भाग 5 एक काफ़ी मतलब बड़ा भाग है और इसमें लगभग आप देखोगे तो 52 अनुच्छेद 52 से शुरू होता है आर्टिकल 151 तक, तो लगभग 100 आर्टिकल है। तो ये तो पूरे केंद्र की कार्यपालिका हो गई। उसके बाद से इसी में केंद्र की विधायिका के बारे में भी दिया हुआ है, केंद्र की विधायिका के बारे में, पूरा पार्लियामेंट के बारे में इसी में दिया हुआ है, संसद के बारे में जो केंद्र की विधायिका है तो संसद के बारे में भी दिया हुआ है। उसके बाद से देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, इसका भी वर्णन आपको भाग 5 में ही मिल जाएगा। जो सर्वोच्च न्यायालय है ये भी भाग 5 में ही आपको मिल जाएगा। तो ये केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र की विधायिका और केंद्र की पूरी न्यायपालिका के बारे में इसमें दिया गया है, जिसमें सभी एक जो पोस्ट है ये उपराष्ट्रपति वाला, ये अभी हम देखने जा रहे हैं उपराष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। तो आइए चर्चा को शुरू करते हैं। उपराष्ट्रपति का अगर देखेंगे पद के बारे में, तो पहला इसके लिए सबसे मेन पॉइंट है कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो देश का दूसरा सर्वोच्च
संवैधानिक पद है, तो दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है, सर्वोच्च संवैधानिक पद है। तो पहला आपको पता ही होगा, पहला कौन है भाई, तो पहला राष्ट्रपति है, जिसका पहला सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख भी उनको माना जाता है। ठीक है, इनका जो पद है वो जो यूएसए का उपराष्ट्रपति का पद है, तो यूएसए के उपराष्ट्रपति के तर्ज पे ये पद यहाँ से लिया गया है, इन्हीं के तर्ज पे। आर्टिकल 763 बोलता है, संविधान का अनुच्छेद 63 है, तो संविधान का अनुच्छेद 63 बोलता है, संविधान का अनुच्छेद 63 में ये बात कहा गया है कि जो संविधान का अनुच्छेद 63 में ये प्रावधान किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो ये आपको दिया हुआ है, तो आर्टिकल 63 के अंतर्गत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये प्रावधान है। अब जो उपराष्ट्रपति बनेगा उसके लिए क्या योग्यता है, योग्यता का क्या प्रावधान किया गया है, इस पे हम थोड़ा सा बात कर लेंगे कि भारत के राष्ट्रपति को जिस बनेगा उसकी संविधान में क्या योग्यता दी गई है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता। अब योग्यता का मतलब ये नहीं होगा कि वो व्यक्ति मतलब उपराष्ट्रपति बन जाएगा। योग्यता का सामान्य सा मतलब ये होता है कि आप योग्य हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए। जैसे बिहार पुलिस के लिए योग्यता है 10+2, तो ऐसा थोड़ा है कि 10+2 जो पास करेगा वो सब बिहार पुलिस बन जाएगा, नहीं। उसके लिए आपको 10+2 आप तो फॉर्म भरेंगे, उसके बाद से परीक्षा देंगे, फिर मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। तो वैसे ही ये जो योग्यता है, इसका मतलब है कि उपराष्ट्रपति का जो योग्यता है, ये उपराष्ट्रपति का आप चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, फिर चुनाव जीतेंगे तो आप उपराष्ट्रपति बनेंगे। तो पहली योग्यता में फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, योग्यता में अगर फर्स्ट पॉइंट पे अगर हम चले जाएं तो पहला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। तो पहला बात, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, नागरिक हो। ठीक है, तो ये भारत का नागरिक हो, यानी दूसरा कोई विदेशी नागरिक भारत का उपराष्ट्रपति नहीं बनेगा। ठीक है, 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका हो, यानी कम से न्यूनतम आयु उसकी 35 वर्ष हो, यानी 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा और इम्पोर्टेंट बात कि वो राज्यसभा के सदस्य बनने योग्य हो। ध्यान रखिएगा, संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, तो स्पेशली जो उपराष्ट्रपति के लिए सदस्य बनने की योग्यता है, तो राज्यसभा के सदस्य बनने योग्य है। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ये राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता बस इनके पास होनी चाहिए, बस। ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। चौथा एक बात है कि ये किसी लाभ के पद पे ना हो, तो किसी लाभ के पद पे भी ना हो, मतलब किसी सरकारी सर्विसेज में ना हो। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ प्रावधान है। पहला तो 15,000 रुपया आपको डिपॉजिट के तौर पे आरबीआई में जमा करना पड़ता है, 15,000। और कुल डाले गए वैध मतों का अगर 6% प्राप्त नहीं होता है तो फिर आपका ये 15,000 रुपया क्या हो जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। अगर 6% आपको मिल जाता है तो फिर आपको वो पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे मेन बात है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव, जो उपराष्ट्रपति का जो सबसे इसमें मेन बात है कि उपराष्ट्रपति का जो अब इलेक्शंस होगा, तो उम्मीदवार को इन सब योग्यता के साथ साथ उम्मीदवार के समर्थन में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। तो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में उपर्युक्त योग्यता के साथ साथ 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक भी होना चाहिए। अब ये प्रस्तावक और अनुमोदक क्या होते हैं, कहने का मतलब, तो प्रस्तावक और अनुमोदक पहले तो ये बनेंगे जो उनको वोट करेंगे, जो वोट करने वाले हैं वही प्रस्तावक अनुमोदक बन सकते हैं। तो वोट कौन करेगा, तो वोट इनके संसद के सभी सदस्य इसमें वोट करते हैं। संसद के सभी सदस्य में चले जाएं तो लोकसभा के जो भी 543 सांसद है वो सब लोग वोट करेंगे। राज्यसभा में जो भी 245 लोग हैं ये सभी लोग इनको वोट करेंगे। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो ये सब लोग इनके वोटिंग है, इनके वोट करेंगे। ये संसद के लोकसभा 500 और 245, ये टोटल अगर बात करें तो ये 788 लोग टोटल उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट करेंगे। अब इन 788 लोगों में से 20 ऐसे सांसद होने चाहिए जो इनको नॉमिनेट करे, प्रस्तावक इन द सेंस के 20 लोगों का इसमें से समर्थन हो। ठीक है, और 20 लोग जो समर्थन है तथा साथ ही साथ 20 इसमें से लोग कम से कम अनुमोदन हो, मतलब उस पर अप्रूवल दे अपना कि हम भी इनको उपराष्ट्रपति के तौर पे देखना चाहते हैं। कहने का मतलब कि जो भी सांसद है उसमें से कम 40 लोगों का जब तक समर्थन आपके पास नहीं होगा तब तक आप उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपना नॉमिनेशन तो डाल देंगे लेकिन आप योग्य नहीं माने जाएंगे। तो कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। ध्यान रखें, एक व्यक्ति जो पहले से प्रस्तावक किसी कैंडिडेट का बन गया है
तो दूसरे का अनुमोदक नहीं बनेगा, और दूसरे का अनुमोदक बन गया है तो फिर वो पहले का प्रस्तावक नहीं मिलेगा। तो कोई भी सांसद जो है वो सिर्फ एक ही कैंडिडेट का या तो प्रस्तावक बन सकता है या अनुमोदक बन सकता है। ठीक है, तो प्रयुक्त योग्यता के साथ साथ इसको भी कंसिडर में रखा गया है कि 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, चुनाव कैसे होता है, तो ये हो गया योग्यता। फिर निर्वाचन या चुनाव इनका कैसे होगा, उपराष्ट्रपति का, क्योंकि अभी इन्होंने त्यागपत्र दिए हैं तो चुनावी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तो आइए देख लेते हैं चुनाव कैसे होगा। अब देखो, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो केंद्रीय चुनाव आयोग चुनाव को संपन्न कराता है। जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग, ये चुनाव आयोग चुनाव को संपन्न कराता है। अगर चुनाव आयोग में देखें तो केंद्रीय जो चुनाव आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग चुनाव आयोग जो मतलब इनका इलेक्शन कराएगा। इनके अलावा राष्ट्रपति, संसद और विधानमंडल के जो भी सदस्य होते हैं उनका भी चुनाव आयोग ही कराता है। तो अभी जो उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होगा त्यागपत्र देने के बाद, तो उनका भी चुनाव अभी चुनाव आयोग ही करवाएगा। ठीक है, चुनाव के लिए एक विशेष विधि का, चूंकि ये चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा ये चुनाव होगा। अब अप्रत्यक्ष मतदान और प्रत्यक्ष मतदान की दो प्रक्रिया सामान्यतः अपनाई जाती है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष मतदान में जनता अपने खुद वोट का इस्तेमाल करती है। जैसे आपके यहाँ पंचायत में मुखिया का इलेक्शन होता है, तो मुखिया के इलेक्शन में देखेंगे तो वहाँ पे जनता जाकर वहाँ पे डायरेक्ट वोट करती है। तो ये क्या सा प्रत्यक्ष अब इलेक्शन से। अभी हमारे यहाँ बिहार में एमएलए का चुनाव होगा, बिहार विधानसभा के सदस्यों का, तो इसमें भी जनता अपने वोट का इस्तेमाल करेगी, तो ये भी क्या है, प्रत्यक्ष चुनाव है। परंतु राष्ट्रपति के चुनाव में कभी आपने देखा है कि जनता कभी वोट करने जाती है? नहीं। यहाँ पे हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि नेक्स्ट प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, तो इसको बोलते हैं कि हम प्रत्यक्ष इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, हमने चुन लिया सांसदों को, और सांसद फिर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही इनका भी चुनाव अब क्या होगा, अप्रत्यक्ष रूप से होगा, यानी जनता इसमें वोट का अपना इस्तेमाल नहीं करेगी। इसमें अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे कौन, संसद के दोनों हाउसेस के या संसद के दोनों सदन जो हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। अब लोकसभा के जो 543 एमपी हैं ये शामिल होंगे, और राज्यसभा के जो 245 एमपी हैं ये लोग इसमें शामिल होंगे, और ये लोग अपने वोट का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और नए उपराष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। तो दो बात हमने समझ लिया, एक तो चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। अच्छा, अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए एक विधि अपनाई जाती है जिसका नाम है समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, तो ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, जहाँ जब भी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है वहाँ पे ये अपनाया जाता है। ठीक है, इसको इस तरह से समानुपातिक, एक सेकेंड, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से इनका चुनाव होगा। अब ये पूरा एक प्रोसेस है इलेक्शंस का, यहाँ पे हम ज़्यादा डिप में नहीं जाएंगे, बस आपको इतना दिमाग में रखिए कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा उपराष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जिसमें संसद के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, सभी लोग भाग लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट, एक आर्टिकल, संविधान का एक अनुच्छेद है आपका, अनुच्छेद 71(2), अनुच्छेद 71 क्लॉज 2। अनुच्छेद 71 क्लॉज 2 कहता है कि उपराष्ट्रपति के इलेक्शंस के टाइम अगर कोई विवाद हो जाता है तो ये विवाद सीधे और सीधे इसकी सुनवाई कहाँ होगी, सुप्रीम कोर्ट में। इसकी सुनवाई कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, और ठीक है, तो इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, अगर सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा है और सुनवाई करते समय अगर चुनाव अवैध मानता है, मान लीजिए कि राष्ट्रपति की नियुक्ति हो गई और राष्ट्रपति 6 महीना कार्य कर लिया, और 6 महीना कार्य करने के बाद अगर ये चुनाव अवैध घोषित होता है तो उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया कार्य अवैध नहीं माना जाएगा। ठीक है, इनके द्वारा सभी कार्य जो किए गए हैं वो सब वैध माना जाएगा, अवैध नहीं माना जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये आर्टिकल 71 क्लॉज 2 में ये बातें दी गई हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। नेक्स्ट, शपथ पे बात कर लेते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भी हो गया। पहले देख लीजिए योग्यता, और योग्यता के बाद कैसे इलेक्शंस होगा। इलेक्शन में जो व्यक्ति जीतेगा
वो उसका शपथ कैसे होगा, तो आर्टिकल 69 में अगर जाएंगे अनुच्छेद 69, तो उपराष्ट्रपति की शपथ प्रक्रिया के बारे में दी गई है। तो अनुच्छेद 69 के अकॉर्डिंग इनको जो होगा राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा इनको शपथ दिलवाया जाता है। तो सामान्यतः इनको जो शपथ दिलाता है वो राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाता है, ठीक है, राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट, अब जो सबसे जरूरी बात है जिसके बारे में अभी चर्चा भी चल रहा है कि पदावधि या कार्यकाल क्या है। कार्यकाल क्या है, कार्यकाल क्या है उपराष्ट्रपति का। तो उपराष्ट्रपति का सामान्य कार्यकाल है 5 साल। सामान्य कार्यकाल इनका कितना है, 5 साल है, ठीक है। और पहली बात। दूसरी बात कि मान लीजिए कि 5 साल के बाद किसी कारणवश इलेक्शन नहीं होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इनको पद से हटा दिया जाएगा। ये 5 साल के बाद भी अपने पद पे बने रहेंगे जब तक कि नया प्रेसिडेंट चुनाव जीतकर, वाइस प्रेसिडेंट नया चुनाव जीतकर नहीं आ जाता है। तो इस बात को भी थोड़ा सा आप कंसिडर में रखिएगा। नेक्स्ट, अगर तो इनका सामान्य कार्यकाल हो गया 5 साल, 5 साल से पहले अगर इनको पद से हटना होगा तो क्या क्या ऑप्शन है इसमें, ये इसको अभी देखेंगे। इसी में आपका त्यागपत्र वाला मुद्दा आ जाएगा। तो पहला कि अपना त्यागपत्र जो है, ये अपना त्यागपत्र सौंप देंगे किसको, राष्ट्रपति को, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति जो है वो अपना त्यागपत्र, जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को। इसके लिए आर्टिकल है आपका, आर्टिकल जो अनुच्छेद पे अगर जाएंगे तो अनुच्छेद आपका 67 क्लॉज ए जो है, 67 क्लॉज ए, उसके तहत ये अपना मतलब त्यागपत्र देता है किसको, राष्ट्रपति को, ठीक है। तो ये एक आर्टिकल भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा क्योंकि अभी ये चर्चा में रहा। नेक्स्ट, इसके अलावा और कैसे इनको हटाया जा सकता है, ठीक है। दूसरा, इनका पद खाली हो जाएगा कि इनका मृत्यु हो जाए तब भी इनका पद खाली हो सकता है। तो पहला त्यागपत्र के माध्यम से, दूसरा अगर मृत्यु हो जाती है, तीसरा अगर पार्लियामेंट को हटाने का मन हो तो फिर संसद इनको हटा सकती है, संसद इनको उनके पद से हटा सकती है। संसद कैसे हटाएगी, तो ये प्रक्रिया राज्यसभा से शुरू होगी और राज्यसभा सबसे पहले प्रभावी बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करेगी, प्रभावी बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करेगी। उसके बाद से ये लोकसभा में जाएगा और लोकसभा फिर साधारण बहुमत से, ध्यान रखना है, लोकसभा साधारण बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर देगा और पारित कर देने के बाद उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटना होगा। तो ये 3 कंडीशन है जब उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है। पहला, वो त्यागपत्र दे दे किनको, राष्ट्रपति को। दूसरा, मृत्यु हो जाए तब भी उनका पद खाली हो जाएगा। तीसरा, संसद पार्लियामेंट उनको संसद उनको हटा दे, जिसकी प्रक्रिया जो शुरुआत होगी राज्यसभा से, जो प्रभावी बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा फिर ये लोकसभा में जाएगा। अभी प्रभावी बहुमत, साधारण बहुमत क्या होता है, तो बहुमत का प्रकार एक अलग टॉपिक है जिसको आप भारतीय संविधान के अंतर्गत पढ़ते हैं। विशेष बहुमत क्या होता है, प्रभावी बहुमत क्या होता है, ठीक है, साधारण बहुमत क्या होता है, तो ये सब उसमें वहाँ पे डिस्कशन में आती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब त्यागपत्र देने के बाद, तो त्यागपत्र देने के बाद देखिए उपराष्ट्रपति के पद, उपराष्ट्रपति का अगर आगे कार्य देखेंगे हम, कार्य, तो उपराष्ट्रपति का मेनली 2 कार्य है। स्पेशली अगर उपराष्ट्रपति का देखेंगे तो उपराष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियां 2 प्रकार की है, पहला और दूसरा, ए और बी। तो उपराष्ट्रपति का एक तो काम ये है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में वो काम करता है। जैसे आपको पता है कि संसद है, संसद, ठीक है, और संसद के 2 हाउस हैं। संसद के एक हाउस है लोकसभा और दूसरा हाउस है राज्यसभा। लोकसभा के संचालन के लिए यहाँ पे 2 पीठासीन अधिकारी का चुनाव होता है, जिसमें से एक होता है अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष। तो ये 2 पीठासीन अधिकारी हो गए। वैसे ही राज्यसभा के कार्यों के संचालन के लिए 2 पीठासीन अधिकारी, एक राज्यसभा का सभापति होता है और एक राज्यसभा का उपसभापति होता है। तो उपसभापति होता है। अब भी जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति इन द सेंस कि वो राज्यसभा का राष्ट्रपति भी है और राज्यसभा का सभापति भी है, ठीक है। तो स्पेशली उनका पहला काम कि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना, सभापति। अब राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना क्या है, जो काम लोकसभा में लोकसभा स्पीकर करता है उसमें से 2 काम छोड़कर राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति करता है। 2 काम कौन होता है, एक जो मनी बिल है, मनी बिल जिसको हम धन विधेयक के नाम से जानते हैं, एक धन विधेयक को अप्रूव करना जो केवल लोकसभा का स्पीकर ही कर सकता है धन विधेयक को, और दूसरा ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता करना जो सिर्फ अध्यक्ष करता है वो सभापति को। तो ये 2 पावर नहीं दिया गया,
वैसे बाकी सभी पावर जो लोकसभा स्पीकर के पास है वो सब के सब राज्यसभा के सभापति के पास, सभा को संचालित करना, सदन की कार्रवाई को सही ढंग से चलाना, ये सब है वहाँ पे दिया हुआ है। तो पहला काम है इनका राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना। अब जो सबसे मेन बात है कि इनके त्यागपत्र देने से अब क्या कंडीशन बना है, तो त्यागपत्र देने से सभापति तो अब्सेंट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे एक उपसभापति भी होता है, जैसे यहाँ पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है वैसे सभापति और उपसभापति भी है। तो ऐसा कोई जरूरी पोस्ट नहीं है कि तुरंत जब तक मतलब कार्यवाहक कोई उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अब इनका तो मेन काम सभापति के रूप में, सभापति के रूप में त्याग कोई दिक्कत नहीं, राज्यसभा का वही उपसभापति है, उपसभापति राज्यसभा के सभापति के रूप में अपना कार्य संभाल लेगा और सभापति के तौर पे काम करेगा। तब तक इधर इलेक्शन कमीशन अपना चुनाव संपन्न करवा देगा, फिर नया उपराष्ट्रपति चुनेगा, फिर वो सभापति के तौर पे काम करेगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक प्रावधान है संविधान के तहत जो ये व्यवस्था दी गई है। ठीक है, तो ये आपको हमने बता दिया कि उसका एक काम है सभापति के तौर पे काम करना। दूसरा उसका मुख्य काम है कि जब राष्ट्रपति किसी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली होता है, राष्ट्रपति का पद खाली होता है किसी भी कारण से, चाहे राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे दे, राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाए, तो किसी भी कारण से अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो फिर उपराष्ट्रपति जो होता है वही भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है। ठीक है, इसकी बात दी गई है आर्टिकल 65 अनुच्छेद 65 के तहत वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे काम करता है। और 6 माह के अंतर्गत संविधान में दिया है गया कि राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा तो 6 माह के अंतर्गत राष्ट्रपति चुना जाता है और फिर राष्ट्रपति अपने पोस्ट पे काम करने लगता है, फिर अपना ये सभापति या उपराष्ट्रपति के पद पे चले जाते हैं। तो ये संवैधानिक प्रावधान है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को लेकर सारी चीज़ों पर हमने डिस्कशन कर दिया है। ठीक है, जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे तो ये पूरा पावर इनको राष्ट्रपति को मिलेगा। ठीक है, और ये सारी बातें, वेतन कितना मिलता है, तो अभी वेतन इनका बढ़ाकर 4 लाख रुपया पर मंथ कर दिया गया है। ठीक है, इनका पद कहाँ से, यूएसए से लिया गया है। अभी तक ये तीसरे नंबर के हैं जो अपने कार्यकाल से पहले त्यागपत्र दिए हैं। पहले उपराष्ट्रपति जो रहे हैं वो रहे हैं आपका डॉक्टर बीबी गिरी। तो बीबी गिरी भी अपने पद से इन्होंने त्यागपत्र दिया था। ठीक है, इनका कार्यकाल अगर देखेंगे बीबी गिरी का तो 1967 से लेकर 1969 तक। भारत के पहले उपराष्ट्रपति आपको पता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो 2 टर्म के लिए राष्ट्रपति बने थे, एक 1952 से 57 और फिर 57 से लेकर 62 तक, तो 2 टर्म के लिए बने थे। और उसके बाद से फिर जाकिर हुसैन बने, तो उसके बाद जाकिर हुसैन के बाद ये चौथे नंबर के जो उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी। 1969 में इन्होंने राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ने के लिए इस पद से अपना त्यागपत्र दिया हुआ था। इसके अलावा एक आर वेंकटरमन थे, आर वेंकटरमन, इन्होंने भी अपने पद से त्यागपत्र दिया है। आर वेंकटरमन का अगर कार्यकाल देखें तो 1984 से 1987। ठीक है, तो कार्यकाल तो होना चाहिए आपको 5 वर्ष के लिए, तो 1984 से 5 साल तो 1989 होगा, लेकिन 1987 में इन्होंने भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपना त्यागपत्र दिया हुआ था। तो ये हो गए दूसरे। ठीक है, अब तीसरे जो उपराष्ट्रपति हैं वो है जगदीप धनखड़, जिन्होंने अपना चुनाव त्यागपत्र दिया है क्योंकि इलेक्शंस हुआ था 2022 में, इनको कायदे से इनका कार्यकाल खत्म होता 2027 में, लेकिन बीच में ही 2025 में इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया है। ठीक है, अब जो नया राष्ट्रपति चुन कर आएगा, अभी जो अब मान लो कि 2-4-5 महीने में जब इलेक्शंस हो गए और जो नया राष्ट्रपति चुन कर आएगा, अब 2025 में ये चुनाव जीतेगा। अब जो नया राष्ट्रपति चुनाव जीत कर आएगा वो अगले 5 साल के लिए, तो अगले ये 5 साल के लिए अपने पद पे रहेंगे 2030 तक, बाकी टर्म के लिए नहीं। अब ये जीत कर आएंगे तो अगले 5 वर्ष तक इस पदभार को संभालेंगे। ठीक है, तो ये था कंप्लीट आपको उपराष्ट्रपति के बारे में एक बेसिक जानकारी। लेक्चर कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा, और कोशिश रहेगी हमारी कि इस प्रकार से कुछ लेक्चर को हम रिकॉर्ड करके फिर आपके लिए हम प्रस्तुत करें। ओके, धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है, ओके।